अब हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन या डिसोसिएशन ऑफ वाटर। पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि जो अभी पीएच वैल्यू का जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, वाटर के आयनाइजेशन को पढ़े बगैर वो बहुत हद तक अधूरा ही कहलाएगा। कैसे, ये आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जल का वियोजन या जल का आयनन। ठीक है, इधर यू से आयनाइजेशन और यू कैन से डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। हम जानते हैं वाटर जो है इट इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसी कारण उसका जो डिसोसिएशन होता है, उसका जो आयनाइजेशन होता है, इट इज अप टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही कम मात्रा में उसका आयनाइजेशन होता है। करेक्ट भाई। देखिए वाटर जो है एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो डिसोसिएट होता है उसे हम बोला करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और चूंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसलिए उसका जो आयनाइजेशन है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब जितना भी होता है हम उस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर उसी से रिलेटेड हमारे पास में आता है। देखिए जब भी हम कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो कैसा लिखा करते हैं, हम लिखा करते हैं न्यूमरेटर में प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। देखिए हमने न्यूमरेटर में किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा, प्रोडक्ट्स का, डिनोमिनेटर में किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा, रिएक्टेंट का। अब ये हमारे पास में आ गया के, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब पर्टिकुलरली इस केस में आप उसे क्या नाम देते हैं, क्योंकि ये आयनाइजेशन के लिए है इसीलिए इसे हम नाम देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। ऑफ कोर्स इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ओके, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन स्पेसिफिकली चूंकि ये आयनाइजेशन के केस में हो रहा है इसीलिए आप इसको नाम दे रहे हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनन स्थिरांक। और अब ये जो के लिखा है आपने यहाँ पर, इसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल के इन। ओके, के इन भी लिख सकते हैं, कुछ लोग के आई भी लिखते हैं, के आई। Okay, so this is ionization constant और dissociation constant of water। अब क्या हो रहा है यहाँ पर आप जरा समझिएगा। हमने कहा जो वाटर है वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही कम मात्रा में उसका डिसोसिएशन होता है और बहुत ही कम मात्रा में उसका डिसोसिएशन होने के कारण क्या होता है, ये जो वाटर है इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। देखिए आपको जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखना होते हैं वो आपको पता है कौन से होते हैं, आफ्टर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने के बाद के कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐसा अगर देखा जाए तो जितना पानी शुरू में रहता है और जितना पानी हमने बाद में डिसोसिएशन के बाद में जो रहा, कुल मिलाकर उन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वाटर का आयनाइजेशन बहुत ही कम हो रहा है। ओके, अभी देखेंगे हम हार्डली 1 करोड़ यानी 10 मिलियन यानी 10 टू द पावर 7 मॉलिक्यूल्स में ऑलमोस्ट 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है। सो डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज वेरी लेस, इट इज अप टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस कारण से इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता जस्ट बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन। सो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। करेक्ट, इससे हम मान सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, मतलब अपने आप में ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस बेसिस पर क्या हो रहा है, देखिए मैं पहले तो इसको यहाँ ले आता हूँ, मैं यहाँ ले आया, ठीक है, और फिर साथ में इनटू में के इन था, ये मैंने इनटू में के इन कर दिया। करेक्ट, और इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू ये देखिए साहब ये कुछ हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में एक एक्सप्रेशन बनकर आ गया। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूं। देखिए हम देख रहे हैं वाटर का डिसोसिएशन, वाटर के डिसोसिएशन से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आया। ओके, और जो है इससे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन आया वो ऐसा आया, जिससे मैंने डिसोसिएशन को ऐसा लिखा है। मैं बता दूं आपको, कुछ लोग इसी डिसोसिएशन को इस प्रकार से भी एक्सप्रेस करते हैं, रादर कि वो हाइड्रोजन आयन बनाए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन बनाना का कहते हैं। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेदर आप हाइड्रोनियम आयन बनाएं या हाइड्रोजन आयन बनाएं। सो डिसोसिएशन ऑफ वाटर और द आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे एज आई हैव ऑलरेडी रिटन, और इट मे आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। अभी यहां से आ गया आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि आयनन स्थिरांक, जो हमारे पास में ही आया। अब देखिए यहां पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन थे दे वर आफ्टर द इक्विलिब्रियम, और मैंने क्या बोला, वाटर का चूंकि डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है इसलिए इक्विलिब्रियम के पहले और इक्विलिब्रियम के बाद के कॉन्सेंट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सो यू कैन
सेम, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट जो होगा बच्चों दैट वुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, करेक्ट। भाई ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट जो होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, और कांस्टेंट क्वांटिटी होने के कारण ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन बनकर आएगा दैट वुड बिकम अ कांस्टेंट क्वांटिटी, करेक्ट। सो इसे हम क्या लिख देते हैं, इसे हम लिख देते हैं KW। ये KW क्या है, KW जो है, KW जो है इसे हम कहते होते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इस KW को आप क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, मैंने क्या करा, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। देखिए कि इन तो अपने आप में कांस्टेंट है, नाम ही है साहब आयनाइजेशन कांस्टेंट, और रही बात वाटर की, तो वाटर के कंसंट्रेशन में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आया, मतलब ये भी अपने आप में कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल बिकम अ कांस्टेंट क्वांटिटी व्हिच आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट हियर बाय सिंबल KW व्हिच इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैन बी सेड एज product of concentrations of hydrogen ion and हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन, भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखे, कंसंट्रेशन लिखे। सो मैं क्या बोल सकता हूं, जो KW यानी जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, व्हाट इज दिस, इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ concentrations of hydrogen ion and हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनके प्रोडक्ट को आप बोला करते हैं क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बारे में हम लोग अभी और डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए एज सच तो हम जानते हैं कि वाटर का डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, वाटर का डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे भैया वाटर का जो आयनाइजेशन है वो बढ़ेगा। ओके, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वाटर का जो आयनाइजेशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर मैंने टेम्परेचर को मैं ऊपर ले गया, एलिवेट किया, सो वाटर का जो आयनाइजेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वाटर का आयनाइजेशन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, उससे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस भी एनहांस होंगे, करेक्ट। भाई आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वाटर का आयनाइजेशन बढ़ेगा, है ना। भाई किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसको हीट एनर्जी मिलेगी, और हीट एनर्जी मिलेगी तो उसके बॉन्ड्स और ज्यादा टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे मतलब आयनाइजेशन होगा, है ना। अब आपने क्या करा, आप देखिए जब इसका डिसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं। अब आप ध्यान दें तो इनके जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है 1 और 1। भाई इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब क्या लिखा था, 1 लिखा था, इसके आगे कुछ नहीं लिखा था मतलब क्या लिखा था, 1 लिखा था। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 मोल इसका बनता है तो 1 मोल इसका बनता है, अर्थात कि जितने मोल इसके बनेंगे उतने ही मोल इसके बनेंगे, दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो डिट्टो सेम बनेंगे। ओके, सो एक बात आप समझे कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे आयनाइजेशन बढ़ा, काहे, बिकॉज ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वी पीपल आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी एंड हीट इज बीइंग प्रोवाइडेड, बॉन्ड इज बीइंग डिसोसिएटेड, और डिसोसिएट होगा तो साहब ये दोनों बढ़ेंगे। अब जब ये दोनों बढ़े तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों बढ़ेंगे, सो क्या होगा, उससे जो KW है वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा भैया, अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो आपने क्या बोला था, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को आप बोलते हो KW। अब भैया अगर H+ बढ़ेगा, OH- बढ़ेगा तो ऑब्वियसली दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा, और जब दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो जो KW था, KW क्या था, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली दिस वुड आल्सो इंक्रीज, सो KW भी बढ़ेगा, ठीक है। बट एक बात ध्यान देनी है कि जब दोनों बढ़ेंगे, बट एट एवरी टेम्परेचर, हर किसी तापक्रम पर, बट एट एवरी टेम्परेचर, हर किसी तापक्रम पर, वन थिंग यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर नेसेसरीली इक्वल। हर किसी कॉन्सेंट्रेशन पर इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, हर किसी टेम्परेचर पर, सॉरी, इन दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर टेम्परेचर में बढ़ाता हूं तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, लेकिन क्या ये दोनों बराबर थे और बराबर रहेंगे। अगर मैंने टेम्परेचर घटाया तो दोनों बराबर घटेंगे।
जब भी मैं कुछ भी कर लूं, मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, अभी हमने वाटर के डिसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ध्यान दें कि बट एट एवरी टेम्परेचर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज टू वुड रिमेन सेम। ओके, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं मैं बता दूं, यहाँ पर हमने अभी प्योर वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने पानी में कुछ और नहीं मिलाया है। इन प्योर वाटर एट एवरी टेम्परेचर यू पीपल विल फाइंड कि जो कॉन्सेंट्रेशन होंगे वो इन दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन बढ़ेंगे, किन इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, पर ये जितना बनेगा उतना ये बनेगा। तो सपोज कीजिए अभी किसी टेम्परेचर पे इन दोनों के अमाउंट इतने, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया दोनों बढ़ गए, या मैंने टेम्परेचर घटाया दोनों घट गए, और दोनों बढ़ेंगे तो बराबर, दोनों घटेंगे तो बराबर, बशर्ते अभी हम बात कर रहे हैं शुद्ध जल की, शुद्ध पानी की, शुद्ध नीर की, कि आप तापक्रम जब बढ़ाएंगे तो दोनों के अमाउंट डिट्टो सेम बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में आया। अब अगर मैं स्पेसिफिकली अगर रूम टेम्परेचर के बारे में बात करता हूं, 25 डिग्री सेल्सियस जिसे माना जाता है, आप जानते होंगे 25 डिग्री सेल्सियस, या आप इसे कहिए 298 केल्विन, है ना भाई। रूम टेम्परेचर, कक्ष तापक्रम, लैबोरेटरी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर आप देखेंगे कि इन दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, इन दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो नेचुरली इक्वल है ही सही, है ना, और इन दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट वुड बी 10 टू द पावर -7 मोलर। किसी भी तापक्रम के बारे में आप बात कर लीजिए, यू टॉक अबाउट एनी टेम्परेचर, देयर कॉन्सेंट्रेशन वुड ऑलवेज रिमेन सेम। बट स्पेसिफिकली अगर मैं रूम टेम्परेचर के बारे में बोलूं, देखिए जब भी कभी किसी प्रॉब्लम में टेम्परेचर मेंशन नहीं होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वहां पर रूम टेम्परेचर ही है, और रूम टेम्परेचर पर इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कितने रहेंगे, 10 टू द पावर -7 मोलर। ओके, सो वी कैन से इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 आ गए। सो इससे जो Kw आएगा, इससे Kw की वैल्यू यदि हम निकालें, विच इज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो किसके बराबर आएगा, दैट वुड बी 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 विल नेचुरली बिकम 10 टू द पावर -14, और यूनिट इसकी देखेंगे तो वो क्या आएगी, मोलर स्क्वायर, बिकॉज मोलर इंटू मोलर विल टर्न इंटू मोलर स्क्वायर, बट ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपके पास में आ गया Kw यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। ओके, सो ये आपके पास में आ गया Kw यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, आयनाइजेशन बढ़ा, लेकिन हर किसी टेम्परेचर पे ये दोनों सेम रहे, और हर दोनों सेम रहे, ओके, और दोनों बढ़ेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे Kw बढ़ेगा। तो ये जो Kw की वैल्यू आई है, ये कब आई है, ये आई है 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू ये आई है। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो Kw की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, अगर टेम्परेचर घटा दिया तो Kw की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, सो 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितने हैं, 10 की पावर -7 मोलर। अब यहीं से हमारे पास में बारी आती है, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर का पीएच कैलकुलेट करूं, तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर -7। ओके, अब पावर जो है वो आगे आ जाएगी, log m टू द पावर n होता है, n log m, so you would bring this power ahead of here, so what would happen, this would become log 10, and log 10 as I told is 1, so this will be +7। so आप देख रहे हैं कि प्योर वाटर का pH कितना आया, 7 आया। इसी तरीके से आप POH कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का, है ना, और यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे, वही की वही वैल्यू पुट करनी है आपको, 10 की पावर -7, क्योंकि देखिए हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही है हाइड्रोजन आयन का जितना था। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि प्योर वाटर का जो पीएच है वो कितना है, 7। प्योर वाटर का जो पीओएच है वो भी कितना है, 7, बशर्ते फिर कह रहा हूं तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस हो। और अमूमन आपको जब भी प्रॉब्लम है टेम्परेचर या तो मेंशन है तब तो कोई वांदा ही नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड रहेगा कि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, कक्ष तापक्रम है। सो प्योर वाटर का आप जो पीएच देख रहे हैं वो कितना है, 7। प्योर वाटर का जो पीओएच देख रहे हैं वो कितना देख रहे हैं, 7। ठीक है, तो ये हमने इस बारे में बात करी। ठीक है, अब इस पर एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए हमको बोल रखा है एट 60 डिग्री सेल्सियस, एट 60 डिग्री सेल्सियस क्या बोला जाए, यूं कहा जाए कि KW कैन बी, आपसे क्वेश्चन दिया है एट 60 डिग्री सेल्सियस KW कैन बी। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं मुझको, 10 की पावर -12, 10 की पावर -14,
10 की पावर -15 और 10 की पावर -16। ओके, यहाँ पर हमको बोला है 60 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का KW क्या हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके यहीं थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएस तो 1 सेकंड में आने वाला हल है, ठीक है ना। और अदरवाइज हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। देखिए 60 डिग्री सेल्सियस पे KW पूछा, तो क्या बोला मैंने आपको, 25 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू है 10 की पावर -14। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, 25 डिग्री सेल्सियस पर है KW की वैल्यू 10 की पावर -14। तो एक बात कंफर्म है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW बढ़ जाएगा। और देखिए यहाँ जो टेम्परेचर दे रखा है वो 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर जो KW होगा वो 10 की पावर -14 से ज्यादा होगा। 60 पर जो वैल्यू होगी वो उससे भी ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो उतनी ही है, लेकिन यहाँ तो उल्टा कम हो गई, -15 इज स्मॉलर देन -14, इज इट, और -16 तो और छोटा हो गया, करेक्ट। सो -14 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज ये तो होता है किस टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये तो और कम हो रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में मुझे केवल एक ऑप्शन ए ही नजर आता है जो कि 10 की पावर -14 से ज्यादा है। सो अगर पॉसिबिलिटी, इसीलिए तो क्वेश्चन में कहा है कैन बी, हम जरूरी नहीं कि इतना ही हो, जरूरी नहीं है, बट व्हाट इट कैन बी, सो इट कैन बी 10 टू द पावर -12। ओके, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज अगर देखें तो ये तो एग्जैक्ट 25 डिग्री सेल्सियस की थी, ये तो उससे भी और भी कम टेम्परेचर वाली थी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज और कम हो रही हैं। सो इट इज ओनली 10 टू द पावर -12 व्हिच इज इवन मोर देन 10 टू द पावर -14, सो आई कैन से दैट कैन बी। ठीक है, अब सपोज करो अगर यही क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा होता, मान लीजिए कि ए दे रखा होता आपको 10 की पावर -12, बी दे रखा होता 10 की पावर -13, सी दे रखा होता 10 की पावर -14 और डी दे रखा होता 10 की पावर -15। ठीक है, ये दे रखा होता। अब मेरे से पूछ लेते हैं कि बताइए साहब क्या हो सकती है, तो जरा इस पर हम विचार कर लेते हैं क्या हो सकती है। देखिए अब फिर वही किसी पिटी सी बात, ये तो 25 डिग्री सेल्सियस की है, तो ये तो 25 से कम पर होगा क्योंकि और वैल्यू कम हुई है। अब ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं जो 25 डिग्री सेल्सियस से, मतलब ये 10 की पावर -14 से ज्यादा है, और चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो एक बात कंफर्म है कि 10 की पावर -14 से ज्यादा आएगा। तो 10 की पावर -14 के बराबर तो ये वाला, ये पॉसिबल नहीं है, ये कम है, ये भी पॉसिबल नहीं, बचा कौन सा, बचा ए और बी। सो यहाँ ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। सो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि आंसर ए भी करेक्ट हो सकता है और आंसर बी भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो KW है वो बढ़ता है। ठीक है, अब लगे हाथ तो एक काम करते हैं, हम को एक क्वेश्चन दिया, सपोज कीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया है कि एट 50 डिग्री सेल्सियस, एट 50 डिग्री सेल्सियस pKW ऑफ वाटर इज 13। 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर pKW की वैल्यू कितनी है, 13 है। हमसे पूछा है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका pH कितना होगा, हमसे पूछा है इसका pH कितना होगा। तो मैं बेहतर बोलूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, है ना। और मैं ट्राई करता हूं तब तक। देखिए अब सबसे पहली बात तो याद ही है कि हमसे बोला है pKW, तो पहले तो दिमाग में इस बात की घंटी बजाइए कि pKW क्या होगा। भाई pKW इस P टर्म से हम बहुत बार वाकिफ हो चुके हैं सत्य के तहत। हमने देखा P का मतलब होता है पोटेंशियल या फिर P का मतलब होता है पावर, है ना। अब यदि हम देखें, हमने जैसे pH बोला तो हमने बोला -log H, हमने यही कहा ना, -log H प्लस, करेक्ट। इसी तरीके से अगर मुझे बोला जाए pKB तो मैं क्या बोलता हूँ, -log KB। तो ये तो हमें थोड़ी सी अकल लगा लेने की बात है कि अगर हमें pKW नहीं भी बताया गया हो तो हम समझ सकते हैं कि जो pKW होगा उसका मतलब क्या होगा, -log KW, करेक्ट, -log KW होगा, यही होगा भैया। भाई pK जैसे pKa होता है -log KA, pKB होता है -log KB, वैसे ही pH होता है -log H। तो कैसे होगा, यह क्या होगा, -log KB। ठीक है, अब -log KW, भाई pKW था तो -log KW, और मैंने अब यहाँ पर देखिए इस माइनस साइन को यहाँ ले आइए, इस माइनस साइन को यहाँ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -13। ठीक है, और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अगर बेस मेंशन्ड नहीं है तो अंडरस्टूड है कि बेस कितना है बच्चों, 10 है। इफ बेस हैज नॉट बीन मेंशन्ड तो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है। अब बारी आती है यहाँ पर इसका एंटी लॉग लेने की, और एंटी लॉग कैसे लिया जाता है ये मैं pH वैल्यू निकालते समय आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, पर मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी है log ऑफ x टू द बेस b इक्वल्स टू y, log of x to the base b, b को क्या बोलते हो, बेस, लॉगरिथम ऑफ x to the base b इक्वल्स टू y होता है, तो इसका एंटी लॉग होता है x इज इक्वल्स टू b टू द पावर y। समझे आप, देखिए ये जो बेस में था वो ये रहा,
इक्वल टू में जो था वो पावर में चला गया, और जिसका लॉग निकाल रहे थे वो ये रहा। बहुत आसान तरीका है, इतनी बात की पिक्चर दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए तो आप अपना काम अब आराम से हो जाएगा। ठीक है, जो बेस में था वो बेस में आएगा, जो इक्वल टू में था वो पावर में जाएगा, और ये रहा x। सो बस वैसा ही कुछ काम करेंगे। अभी मैं अगर दोनों बाजू एंटी लॉग लेता हूं तो kw बराबर क्या पाऊंगा बच्चों, kw इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 13। kw कितना, 10 की पावर माइनस 13। करेक्ट भाई, आपने ये बेस था, है ना, और बेस जब भी मेंशन नहीं है, अंडरस्टूड है बच्चों, बेस अगर मेंशन नहीं है तो बेस 10 है, तो ये हो गया। तो ये आ गया kw, ये आ गया आपके पास में kw। पर आपको kw नहीं निकालने का है, आपको क्या निकालने का है, यू पीपल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ pOH, है ना। सो हम क्या करें, देखिए kw जो होता है वो हम जानते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। kw जो होता है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। और जहां तक बात है प्योर वाटर की, जहां तक प्योर वाटर की, तो आप जानते हो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हैं। आप बोल सकते हैं कहने को कि सर हम कोई प्रॉब्लम में कहां मेंशन किया कि प्योर वाटर है, पर अगर नहीं मेंशन किया तो हम इम्प्योर तो नहीं मान सकते, हमें यही मान के चलना चाहिए कि दैट इज सिंपलेस्ट केस माना जाता है। जब भी अगर नहीं होता है कुछ गिवन तो हम सिंपलेस्ट केस लेकर चला करते हैं, तो हम सिंपलेस्ट केस लेकर चलते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं क्या पाता हूं, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगे, है ना, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगे। ठीक है, ये आपने ये ले लिया, दोनों के सेम होंगे। तो इसी बात की यूज मैं अगर यहां पर करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम थे भैया, तो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को आई कैन रिप्लेस बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। सेकेंड वाला भी हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू कितना, 10 टू द पावर माइनस 13। देखिए ये तो हाइड्रोक्साइड आयन था ही था, और पहले वाले को भी मैंने हाइड्रोक्साइड आयन लिख दिया। तो इस आधार पर मेरे पास में क्या आ गया, इस आधार पर मेरे पास में आ गया इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 10 टू द पावर माइनस 13। करेक्ट भाई, ये इंटू ये स्क्वायर हो जाएगा। और इस आधार पर आपके पास में क्या आया, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। आप क्या करेंगे, दोनों बाजू स्क्वायर रूट ले लीजिए। दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 की पावर माइनस 13 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा देन इट वुड बिकम माइनस 6.5। करेक्ट, 13 को डिवाइड किया तो 6.5 आ गया। अब ये तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, pOH। तो pOH क्या होता है, pOH जो होता है इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये 10 की पावर माइनस 6.5। ठीक है, फिर वही घिसी पिटी सी बात करना पड़ेगी कि इस पावर को आगे ले आइए साहब, पावर को आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा। और जहां तक log 10 का सवाल है, log 10 होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6.5। ठीक है, वैसे तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो वैल्यू होगी pH वैल्यू कितनी आएगी, 6.5 आएगी। कैसे आएगी, इसे एक और तरीके से भी कंपेयर कर सकते थे। आप जानते हो हाइड्रोक्साइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस pOH, है ना, सॉरी OH, सॉरी ये होता है भाई। हम जानते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर माइनस pOH। तो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये भी हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन, ये 10 तो यहाँ भी 10, और ऊपर होना चाहिए कितना, माइनस pOH। ऊपर होना चाहिए साहब कितना, माइनस pOH। बस अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो pOH है वो कितना आ गया, 6.5। सो दिस इज आल्सो वे ऑफ मेजरिंग pOH। करेक्ट, तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 डिग्री सेल्सियस पर आपको pKw दे रखा था और pOH पूछा था, pOH पूछा था, pKw क्या होगा, अव्वल तो हमको डिसाइड कर ले, माइनस लॉग kW। उसको सॉल्व करके हमने सिंपल एंटी लॉग लिया, और उसके बाद में हमने देखा कि प्योर वाटर है तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगे, और सॉल्व करा तो कितना आ गया, 6.5। कुल मिलाकर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं आपको, हम देखें ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 13/2। 6.5 मतलब कितना, 13/2। तो आप एक आइडेंटिटी यहां पर बना सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर के बारे में बात करूं मैं, एट एवरी टेम्परेचर, एक बात आपको कंफर्म ध्यान रखनी है, एट एवरी टेम्परेचर इन प्योर वाटर, एट एवरी टेम्परेचर इन प्योर वाटर, शुद्ध जल, शुद्ध पानी, शुद्ध नीर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो किसी भी टेम्परेचर पर प्योर वाटर में जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन
इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर द रूट ऑफ KW, अंडर द रूट ऑफ KW। देख लीजिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो रूट लेने के बाद ही आई। आप यहाँ पर ये जो स्टेप आई थी, अभी दोनों साइड अगर मैं पावर को 2 से डिवाइड करूँ, पावर को 2 से डिवाइड करना मतलब रूट निकालना, तो देख लीजिए वही की वही वैल्यू आई है, करेक्ट। और एक और बात हम यहाँ पर लगे हाथों ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर प्योर वाटर का pH और POH दोनों इक्वल होंगे एंड दोज टू विल बी हाफ ऑफ pKW। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये दो आइडेंटिटीज आप ध्यान रख सकते हैं। किसी भी टेम्परेचर की बारे में बात की जाए, बशर्ते प्योर वाटर की बात हो रही हो, शुद्ध पानी की बात हो रही हो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि प्योर वाटर में किस किस तरह की बातें रही। ठीक है, अब मैं एक और बात आपको बता दूं यहाँ पर। जनरली देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम ये मानकर चलते हैं कि टेम्परेचर जो है साहब वो 25 डिग्री सेल्सियस है ना। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे somebody is asking me to determine the value of Ki। मुझे बोला गया कि at 25 डिग्री सेल्सियस क्या बताना है आपको, K in ऑफ वाटर, वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है। 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट बताना है। कैसे करेंगे, चलिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, चाहो तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से ट्राई कीजिए और क्या आता है हम देखें। देखिए के इन क्या होगा, के इन हम जानते हैं इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन वाटर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही देखा था। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यदि मैं देखूं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10⁻⁻7, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10⁻⁻7। हाँ, अब बारी आती है वाटर का। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर, आपको ध्यान हो, ये ध्यान देना है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। कुछ लोग बोलेंगे 1 मोलर, सर नहीं दिया हो तो अपन 1 मोलर मान लेते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा कई बार आप लोग करते हैं, लेकिन बेटा नहीं भी दिया है अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो हमें ध्यान होना चाहिए कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 55.5 मोलर। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को याद हो लेकिन दिमाग से थोड़ा थोड़ा स्लिप कर रहा हो, तो ये ध्यान देना है कि कितना भैया, 55.55 मोलर। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे ये हो जाएगा 0.018 इंटू 10⁻⁻14। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ओके, सो ये वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट आया 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने वाटर के आयनाइजेशन, जल के आयनन के बारे में बात करी है। अब अगर हम एक काम करें, वाटर, अभी तो हमने प्योर वाटर के बारे में बात करी है ना। अब अगर मान लीजिए इस प्योर वाटर में मैं किसी कंपाउंड को मिला दूं, सपोज कीजिए मैं किसी एसिड को मिला दूं या किसी बेस को मिला दूं या किसी साल्ट को मिला दूं, तो क्या होगा। आप इस केस में क्या होगा, जरा इस बारे में विचार करें। देखिए अभी हमने प्योर वाटर के बारे में बात करी, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं उसमें मैं किसी कंपाउंड को मिला रहा हूं। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि वाटर का जो KW है, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट है ना, आयनिक प्रोडक्ट जो किसके बराबर था, ध्यान दीजिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट और वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर था। चूंकि दोनों कांस्टेंट थे इसलिए ये भी हमने कहा था कि ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, करेक्ट। ये आ गया। अब ये जो क्वांटिटी है बच्चों, ये क्वांटिटी हम जानते हैं कि दिस क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी विच चेंजेस ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो KW बढ़ता है, ये हम जानते हैं, है ना। अब क्या हो रहा है साहब, हम यहाँ पर इसी बात को देखें कि अगर मैंने मान लीजिए किसी वाटर में मैंने एसिड मिला दिया, अब मेरे पास में कोई पानी का सैंपल था मान लीजिए, है ना, इसमें वाटर था, इसमें वाटर में मैंने क्या मिला दिया, HCl। अब जैसे ही मैं HCl मिलाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो HCl मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की एक्सेस हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की एक्सेस हो जाएगी। तो क्या उस केस में KW बिगड़ जाएगा। भैया देखिए हमने क्या करा, अगर मैंने इसमें H+ मिला दिया, मतलब एसिड मिला दिया, तो H+ की एक्सेस हो गई और H+ की एक्सेस हो जाने से तो ये बढ़ जाएगा, इस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं HCl नहीं मिलाते हुए सपोज कीजिए इसमें NaOH मिलाता हूं, तो उस केस में किसकी एक्सेस हो जाएगी, OH- की, तो भी ये प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है भैया,
लेकिन ऐसा नहीं होता। हम बात कर चुके हैं पहले भी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं उनके वैल्यूज में कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर मान लीजिए मैं किसी भी कंपाउंड को पानी में घोलूं, पानी में मिलाऊं, या यूं बोलूं कि मैं किसी भी कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, इफ आई एम गोइंग टू मेक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड, देन यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि इस KW में कोई चेंज नहीं आएगा, भले ही आप उसमें एसिड मिलाइए। आप सोचें कि मैंने H+ मिला दिया तो ये प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। अगर मैंने HCl की जगह NaOH मिलाया मान लीजिए तो OH मिला दिया तो ये बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। As I told earlier, equilibrium constant is absolutely independent of concentration. So you must remember, अगर मैंने पानी में किसी और कंपाउंड को भी मिला दिया तो भी KW जो होता है इट डज नॉट चेंज। KW चेंजेस ओनली विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। और अभी हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे को जितनी भी प्रॉब्लम्स करनी है उनमें सब में टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, किसी भी इवन किसी अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं भी कर रहे हो, किसी और टेम्परेचर की भी बात कर रहे हो, तो उस टेम्परेचर पे जो KW है वो KW रहेगा, फिर भले आप उसमें एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ। सपोज मेरे कहने का मतलब मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस पर KW जो है वो 10⁻⁻13 है ना भाई। एक बात तो कन्फर्म है कि वो 50 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻14 से ज्यादा होगा, है ना। मान लीजिए वो 10⁻⁻13 है। अब मैं इसमें एसिड मिला दूं या बेस मिला दूं तो KW में क्या चेंज आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज KW इज अ सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच डज नॉट चेंज ऑन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सो व्हाट आई कैन से, अगर मैंने पानी में कुछ और भी मिला दिया तो भी KW की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। आप इस बात को लिख सकते हैं, ऑन एडिंग, on mixing, on importing any acid or any base or anything else into water, KW does not change। KW में कोई परिवर्तन नहीं आता। So KW में कोई चेंज नहीं आएगा। अब उस केस में क्या होगा जरा हम समझते हैं इस बारे में, जरा आप इधर ध्यान दीजिए। क्या होगा इस सिचुएशन में बच्चों, इस सिचुएशन में एक बात कंफर्म कि KW में कोई चेंज नहीं आएगा, KW में कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज कीजिए आपने पानी में एसिड मिलाया, ठीक है, मतलब आपने कौन सा सॉल्यूशन बनाया, यू हैव मेड एन एसिडिक सॉल्यूशन। मैंने कोई अम्लीय विलयन बनाया। अब जब मैं कोई एसिडिक सॉल्यूशन मिला रहा हूं, मतलब उसमें एसिड मिला रहा हूं, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि H+ बढ़ गया। अब H+ बढ़ गया तो KW क्या है, KW जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, KW इन दोनों का प्रोडक्ट है इन दोनों का प्रोडक्ट। अब एसिड मिला दिया मतलब H+ की एक्सेस हो गई, लेकिन KW में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो KW में कोई चेंज नहीं आ रहा तो कैसे चेंज नहीं आएगा, अगर ये बढ़ रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए या उसको इतना ही बनाए रखने के लिए OH- को कम करना पड़ेगा। OH- क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल। सो क्या होगा, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन आयन का अमाउंट हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा होगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं हाइड्रोजन आयन लिखना पसंद करता हूं, बहुत से ऑथर्स इसे हाइड्रोनियम आयन भी लिखते हैं। ओके, सो एसिडिक सॉल्यूशन में ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। काहे ज्यादा होगा, ये भाई एसिड में लाया तो H+ की एक्सेस होनी है, लेकिन KW को कंपनसेट करना है, KW उतना को उतना ही रखना है। तो अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को आपको कांस्टेंट मेंटेन रखना है, देन इफ यू आर इंक्रीजिंग दिस थिंग देन दिस हैज टू बी डिक्रीज्ड नेसेसरीली। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो H+ आयन की इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और इस बेसिस पर हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली कि जो pH आएगा दैट विल बी लेस देन 7। pH क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा, ठीक है। pH जो आएगा वो लेस देन 7 आएगा, और जो pOH है वो क्या आएगा, मोर देन 7। ओके, pH वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 7, और pH जो आएगा वो क्या आएगा, मोर देन 7। अच्छा, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, हमेशा 14 रहेगा, ठीक है। अभी हम बात ही 25 डिग्री सेल्सियस की कर रहे हैं। अभी ये हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो इन दोनों का जो सम है वो 14 कैसे है। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये हम शायद उस समय लिखना भूल गए थे। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसे आप क्या बोलते होते हो, KW बोलते हो। अभी मैं अगर दोनों साइड लॉग ले लूं, सुनिएगा, अगर मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, लॉग ले लिया, तो ये देखिए ये कुछ आया, अभी आगे ये। अब क्या होगा, यदि मैं log m इंटू n देखूं तो log m इंटू n क्या होगा, log m प्लस log n, है ना। log m इंटू n क्या होगा, log m प्लस log n, और इज इक्वल टू कितना, log KW, करेक्ट।
अब मैं अगर क्या कर दूं, दोनों साइड माइनस लगा दूं, दोनों साइड यदि मैं माइनस लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, माइनस लॉग KW। अब माइनस लॉग H प्लस क्या होता है, ये हम जानते हैं, इट इज इक्वल टू PH माइनस लॉग OH माइनस क्या होता है, POH, और ये क्या होता है, PKW। So this is another relation amongst pH and POH and PKW that you can remember। कोई भी सॉल्यूशन हो, अभी हमने क्या बात करी, कोई भी सॉल्यूशन हो, एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी हम एसिडिक सॉल्यूशन से भी पहले अगर बात करें, कोई भी सॉल्यूशन हो, आपने क्या देखा, KW में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो मुझे ये लिखने से भी पहले मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा, मैं ये लिखने से भी पहले एक बात लिख लूं कि at 25 डिग्री सेल्सियस in every solution, at 25 degree Celsius in every solution, what you find, you find that hydrogen ion और हाइड्रोक्साइड आयन का जो प्रोडक्ट है वो KW के बराबर है, और KW किसके बराबर है, 10 की पावर माइनस 14, करेक्ट। और इन दोनों का जो इससे जो pH आ रहा है और जो POH आ रहा है, उन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर आ रहा है, PKW, और PKW हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 14। भाई इसका जब नेगेटिव लॉगरिथम लोगे तो वो कितना आएगा, 14। सो ये आपको बात ध्यान रखनी है, अभी हमने केवल प्योर वाटर के लिए पढ़ा था, लेकिन अब उसी बात को हम लोगों ने हर किसी के लिए कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम शुरुआत करते तो ठीक रहेगा। मैं फिर समझा देता हूँ, दोनों का प्रोडक्ट KW के बराबर था, दोनों साइड लॉग लिया, लॉग m/n को log m प्लस log n किया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करा, और माइनस लॉग KW होगा PKW, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस होता है PH, माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस होता है POH, ये आपको पता है, ठीक है। सो अब 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी सॉल्यूशन के बारे में बोले, ये दोनों का सम ये आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा, ठीक है। अब इससे हमारे पास में अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आएंगे। पहले हम देख रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन। अगर मैं अम्लीय विलयन के बारे में बात करता हूं तो देखिए, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या पाएंगे, हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा हाइड्रोक्साइड आयन से, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा वो 10 की पावर माइनस 7 मोलर से ज्यादा आएगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होगा और 10 की पावर माइनस 7 मोलर से कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्योर वाटर में ही 10 की पावर माइनस 7 था बेटा, पहले से ही वाटर में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 था, आपने उसमें और एसिड मिला दिया तो ये और बढ़ जाएगा, और उसको कंपनसेट करने के लिए OH माइनस को, क्यों, क्योंकि दिस हैज टू बी मेंटेन कांस्टेंट, तो उसको कंपनसेट करने के लिए OH माइनस कम हो जाएगा, तो पहले OH माइनस 10 की पावर माइनस 7 था तो उससे कम हो गया, है ना। और रही बात pH की, तो इस केस में अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि pH वैल्यू जो आएगी वो 7 से कम आएगी, और जो POH वैल्यू है वो 7 से ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये तो पहले तरह का सॉल्यूशन बन गया। एक दूसरे तरह का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं यहाँ पर, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, अल्केलाइन सॉल्यूशन और यू कैन से बेसिक सॉल्यूशन। अगर बेसिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप किसी बेस को मिलाएंगे, और जब आप किसी बेस को मिलाते हैं तो आप क्या पाएंगे कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगा और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम आएगा। हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। और यदि हम देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा 10 की पावर माइनस 7? ऑलरेडी भैया प्योर वाटर में 10 की पावर माइनस 7 था, उसमें तुमने बेस मिला दिया, देन इट विल इंक्रीज फर्दर मोर, करेक्ट। एंड इफ आई से अबाउट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, देन आई विल फाइंड ये 10 की पावर माइनस 7 मोलर से कम होगा, ठीक है। और इस केस में यदि आप pH निकालेंगे तो आप पाएंगे pH वैल्यू जो आएगी वो मोर देन 7 आएगी, और जो POH वैल्यू आएगी वो लेस देन 7 आएगी, ठीक है। तो ये हमने दूसरे तरह का सॉल्यूशन देखा। और फिर तीसरे तरह का सॉल्यूशन के लिए मुझे यहाँ पर लिखा हुआ हिस्सा मिटाना पड़ रहा है। ये देखिए साहब, तीसरे तरह का सॉल्यूशन विच इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन विलयन। न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सॉल्यूशन में बच्चों हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन are equal and each of them is equals to 10 to the power minus 7 molar, okay, and you will find pH and POH का सम, दोनों की जो वैल्यूज आएंगी
वो कितने के बराबर आएंगी, दोनों की वैल्यूज जो आएंगी बच्चों वो पीएच और पीओएच, उन दोनों की वैल्यूज किसके बराबर आएंगी, 7 के। सो ये हमने बात करी न्यूट्रल सॉल्यूशन की। मैं फिर बोल रहा हूं, आप देखिए जो KW होता है वो आयनिक प्रोडक्ट होता है। अब आप क्या करते हो, पानी में अगर किसी और को भी मिला दोगे तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद कंसंट्रेशन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट उसी के बराबर होगा, किसके, इसी के बराबर रहेगा। और वो हम जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 की पावर -14 होता है। और अगर हम दोनों साइड, अभी मैंने यहाँ पर हिस्सा जो मिटाया, दोनों साइड लॉग लिया, फिर माइनस लगाया, फिर हमने डेफिनेशन के हिसाब से इसको पीएच, इसको पीएच लिखा और PKW की वैल्यू निकालेंगे तो 14 आ जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर मैं देखूं तो ये कोई भी सॉल्यूशन हो, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इसके बराबर होगा और इन दोनों का सम इसी के बराबर होगा। अब उसी बेसिस पर आप देख रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड फिर कोई भी हो, फिर भले वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो। आप मान लीजिए पानी में आप स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl मिलाएं या वीक एसिड जैसे कि आप ये मिलाएं, अल्टीमेटली जब आप एसिड मिलाएंगे तो H+ को बढ़ाएंगे, और जब H+ को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, और इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए इसे कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 पहले से थी, अब और बढ़ गई, और इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 पहले से थी लेकिन अब कम हो गई। और हम अगर देखेंगे तो पीएच वैल्यूज ही आएंगी। ऐसे बेसिक सॉल्यूशन, अब मैं अगर मान लीजिए वाटर में कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, या फिर मैं कोई वीक बेस मिलाऊं जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर मैं वीक बेस मिलाऊं या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊं, OH- को मिलाऊंगा तो OH- ज्यादा हो जाएगा, है ना, और ये H+ कम हो जाएगा। और इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 पहले थी, अब और बढ़ गई, इसकी वैल्यू पहले 10 की पावर -7 थी, अब उससे कम हो गई। और पीएच वैल्यू आप देखेंगे 7 से ज्यादा आएगी, और पीएच वैल्यू जो आएगी वो 7 से कम आएगी, ठीक है। और अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी और दोनों के पीएच और पीओएच दोनों ही कितने होंगे, 7 होंगे। सो ये जो है मैंने कहा था जैसे आपको कि अभी जो हमने पीएच या पीओएच पढ़ा है ये अधूरे हैं जब तक हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पर पीएच स्केल बना के बताता हूँ। देखिएगा, हम यहाँ पर पीएच स्केल बना रहे हैं, ये पीएच स्केल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पीएच कितना, 7, पीएच कितना, ये 7 है, ठीक है। अभी सपोज कीजिए ये पीएच 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 कहीं यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है बच्चों, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 14। ये ध्यान दीजिए, किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो हमेशा 0 और 14 के बीच होता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इंडिकेट्स न्यूट्रल सॉल्यूशन। pH 7 किसके लिए होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होता है। और इधर अगर देखें, उससे पहले देखें तो ये देखिए, ये कौन से केस हैं जिनमें pH इज लेस देन 7, है ना। यहाँ पर pH 7 से कम है। भाई ये जो मैंने स्केल बनाई है ये कौन सी स्केल है, दिस इज pH स्केल, ये pH स्केल है। तो यहाँ पर देखिए मैं 7 से कम पर pH 7 से कम है, और उधर जाता हूँ तो जो pH है वो 7 से ज्यादा है, ठीक है। इधर pH क्या है, 7 से कम। 7 से कम होने के कारण ये कौन सा रेंज होगा, ये एसिडिक रेंज होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, बेसिक रेंज होगा, ठीक है। तो ये जो है एसिडिक रेंज, इतना इतना हिस्सा यदि हम देखें, इतना इतना हिस्सा यदि हम देखें तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिक को। और इतने इतने हिस्से को हम देखें तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिक को। और व्हेन pH इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 7 दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, वो उदासीन विलयन होगा। तो इस बेसिस पर हमारे पास में ये pH पैमाना आया, ठीक है। अब आप एक बात समझते जाइएगा कि जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ेगी, आप देखिए जब राइट में जाएंगे तो pH वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ती है बच्चों, एक बात ध्यान दीजिए, जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ती है, राइट में जा रहे हो तो pH बढ़ रहा है ना, और लेफ्ट में आ रहे हो तो pH घट रहा है ना। एंड एज द pH वैल्यू इज इंक्रीज्ड, pH वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चों, इट इज डिक्रीज्ड। pH बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं वैसे वैसे pH वैल्यू बढ़ रही है। अब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है तो नेचुरल सी बात है उसका अपोजिट यानी क्या, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी,
वो इंक्रीज होगी। ओके, सो आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ ने क्या होना है बच्चों, घटते जाना है। और जहां तक बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल है, सो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू बढ़ती है, आप देखो ये वाली रेंज एसिडिक की है और यहाँ पर पीएच कम है, मतलब जब जब पीएच कम आते हैं तब तब सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और जब जब पीएच ज्यादा आते हैं तब तब सॉल्यूशन बेसिक होता है। मतलब जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और जैसे जैसे पीएच वैल्यू घट रही है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब एक काम करते हैं, इसी के ऊपर हम लोग अभी एक दो सम्स कर लेते हैं पहले, है ना। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, आप क्वेश्चन लिखकर उसके बाद में वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं भैया कि सपोज कीजिए मुझे दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁴ मोलर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मुझे ये एक सॉल्यूशन दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁴ मोलर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका मुझसे क्या पूछा है, इसका मुझसे पूछा है पीएच वैल्यू। ठीक है, इसका मुझसे क्या पूछा है, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले भी किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उस समय करना संभव नहीं था। लेकिन अब हमने चूंकि आयनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ लिया है और पीएच और पीओएच में रिलेशन पढ़ लिया, तो अब हम ये कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं अभी से शुरू कर देता हूँ। चलिए साहब, सबसे पहले देखें तो ये एक बेस है, लेकिन मुझसे क्या पूछा है, इसका पीएच। तो क्या करेंगे, पहले तो आप देखिए ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, तो पूरा का पूरा टूटेगा। और आपको पता है इट इज अ डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस है ना। 1 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल फर्निश 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, सो इट विल गिव अस 2 × 3 × 10⁻⁻⁴ मोलर। आपको हाइड्रोक्साइड आयन इतना मिल गया, तो इससे आप निकालिए पीओएच। इससे आप पीओएच निकालिए, वो क्या होगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम 2 × 3 × 10⁻⁻⁴। करेक्ट, इस तरीके से। अब क्या करूंगा मैं, अब यहां पर यदि मैं देखूं तो इससे मैं माइनस साइन को कॉमन निकाल दूं, ये होगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये कुछ आ गया। और अब इसको हम सॉल्व करें, है ना, इसको हम सॉल्व करें आगे चल के, तो log 2 की वैल्यू कितनी भाई, यदि मैं log 2 की वैल्यू रखूं तो log 2 की वैल्यू कितनी, 0.301। log 3 की वैल्यू कितनी, और ये पावर आ गया या नहीं है, पावर आ गया जाएगी भैया। सो दिस इज गिविंग अस दिस वैल्यू। ओके, अभी क्या हो जाएगा, यदि हम यहां पर देखें तो ये हो जाएगा -0.780 -4। सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी फाइंडिंग 3.22। ये 3.22 आया। अब 3.22 जो आपके पास में आया दैट इज पीओएच। ये आपके पास में क्या आया, पीओएच। लेकिन आपको पीओएच नहीं निकालना, आपको पीएच निकालना। और आप जानते हैं इन दोनों का सम कितना, 14। अरे भाई, जब भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो दोनों का सम कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, सो ये पीएच तो पीएच जो आएगा वो कितना आएगा, 10.78। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ गई, पीएच वैल्यू। ठीक है भैया, पहले आपने इससे हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाला, और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद में आपने पीएच निकाला। ठीक है, और फिर आपने पीएच निकाला। ऐसा भी कर सकते थे कि आप पहले हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद, ठीक है, आपने इसको हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम ये ना करते हुए, यहाँ हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें। भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻14। और इससे जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आएगा, 10⁻⁻14 अपॉन 6 × 10⁻⁻4। करेक्ट। और आप उसके बाद डिवाइड कीजिए, आप इसके बाद डिवाइड करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ये आएगा 1.67 × 10⁻⁻11।
ठीक है। अब आप हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालें, लेकिन ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका लॉग लेना 1.6 का लॉग लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो इट्स बेटर एडवाइजेबल कि हम वो उसी तरीके से अपना लें। मैं फिर कह रहा हूं, या तो आपने पहले POH निकाल दिया, उससे pH निकाला जैसा मैंने यहां पर किया, या फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले आपने क्या करा, हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, फिर आप इसका लॉग लें। जब इसका लॉग लेंगे 1.67 into 10 to the power minus 11, so this would give us the pH value. In this way we people can proceed ahead. ओके, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, हो जाएगा। सो ये pH और pH में रिलेशन है जिसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, लगे हाथों एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमें दे रखा है 10 की पावर -5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है, 10 की पावर -5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमसे इसका पूछा है POH, वी पीपल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ POH, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, ओके। मैं इसको आगे बढ़ाऊं यदि, तो मैं क्या देखता हूं, पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर नॉर्मलिटी दे रखी है, हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले क्या करूंगा, मैं नॉर्मलिटी से मोलरिटी निकालूंगा और फिर मोलरिटी से उसकी बेसिसिटी यूज करके मैं देखूंगा। अदरवाइज मैं डायरेक्ट तरीका बता चुका हूं, मैं इस केस में डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। हमने उस पर पहले भी 2-3 सम्स किए हैं। डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 10 की पावर -5, ठीक है भैया। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं करने का तरीका क्या है, पहले आप नॉर्मलिटी से मोलरिटी निकालोगे, फिर मोलरिटी से आप उसकी बेसिसिटी चेक करके हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे। रादर आई कैन गो इन दिस वे एज वेल। तो ये आ गया मेरे पास में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो इससे pH निकालूंगी, तो वो कुछ इतना आ गया, pH कितना आ गया 5। सो आपको पता है इन दोनों का सम जो होता है, इन दोनों का जो सम होता है वो 14 होता है ना। सो ये 5 प्लस POH, इसको सॉल्व कर लेंगे तो POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया pH। भाई ये एक बेसिक रिलेशन है कि pH और POH का सम जो होता है वो 14 होता है। इस रिलेशन का यूज करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, POH वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने 2 इजी से सम्स किए। अब एक काम करें, एक और क्वेश्चन लिखें और उसको बिल्कुल आपको ट्राई करना है पहले, और उसके बाद में ही वीडियो को आगे बढ़ाना, उससे पहले मत बढ़ाइएगा, बेईमानी नहीं करना है भैया, ठीक है, बिल्कुल चीटिंग नहीं। क्या बोल रहा हूं, 10 की पावर -8 मोलर सॉल्यूशन HCl का दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, 10 की पावर -8 मोलर सॉल्यूशन किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एंड वी हैव टू डिटरमाइन इट्स pH वैल्यू। हमें क्या निकालना है, इसका pH मान। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, काफी आसान सा प्रश्न दिया है। बोले सर कितना लल्लू किस्म का क्वेश्चन दिया, आपने pH निकालना है। सर ये लो, pH इज इक्वल टू, पहले तो एक काम करो, मैं थोड़ा सा एक स्टेप लिख लेता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, क्योंकि प्रबल अम्ल है इसलिए पूरी तरह से वियोजित होगा, और पूरी तरह से डिसोसिएट होने के कारण हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 10 की पावर -8 मोलर, है ना। हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 10 की पावर -8 मोलर आ गया साहब। अब क्या करने का है मेरे को, अब इससे pH निकालना है। मैं सॉल्व करूं तो मैं देखता हूं pH कितना आएगा 8, ठीक है। मैं शर्तिया तौर पे बोल सकता हूं कि अगर हमने ये प्रॉब्लम ट्राई करी होगी तो बहुत से लोगों ने आंसर जो है वो ये लिखा होगा कि बहुत लल्लू सा किस्म का क्वेश्चन दिया है, पर कुछ कुछ लोगों का दिमाग जरूर ठनक रहा होगा कि सर इस मूवमेंट पर जाकर इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं देंगे, है ना। तो भैया हम जरा इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए pH इक्वल टू 8 आ गया। अब क्या है, हमारे दिमाग में खट से एक घंटी बजना चाहिए। किस बात की घंटी बजना चाहिए, भाई सीधी सीधी बात है। देखिए ये एक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl नाम ही है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर एसिड है तो एसिड के pH के बारे में हम जानते हैं कि एसिड का pH लेस देन 7 होता है। एसिड का जो pH होता है वो कितना होता है, लेस देन 7। अब अगर pH लेस देन 7 है तो ही वो एसिड होगा। अब आप बोल रहे हो कि इसका pH 8 है, तो क्या ये पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। अगर ये एसिड है तो pH शुड बी लेस देन 7, सो हाउ pH कैन बी इक्वल टू 8। पहली बात तो ये, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये कहीं ना कहीं गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एसिड का pH कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता।
इवन 7 भी नहीं हो सकता, 7 भी तब होगा जब वो न्यूट्रल होगा, 7 भी तब होगा जब वो न्यूट्रल होगा। एसिड है तो पीएच 7 से कम होगा, फिर बोले वो कितना भी कम क्यों नहीं हो, फिर बोले वो 6.99 क्यों नहीं हो, पर वो होगा 7 से कम। तो अब अगर ये 7 से ज्यादा आ रहा है मतलब ये संभव नहीं है। या तो ऐसा होता कि हाँ, अगर कभी हमने कुछ ऐसा थ्योरी पढ़ी होती है, ऐसा कोई फंडा होता कि अगर कोई एसिड को बहुत ही डाइल्यूट लो 10 की पावर -8, मतलब आप समझ सकते हैं वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसा लॉजिक होता कि अगर एसिड बहुत ही डाइल्यूट लिया जाए तो इट बिहेव्स लाइक अ बेस, वो एक बेस की तरह काम करता है, तब तो मेरे को कोई वांधा नहीं था, मैं मान लेता कि हाँ साहब ऐसा कुछ होगा कि एसिड को बहुत डाइल्यूट लो तो वो बेस बन जाता है। किंतु परंतु ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एसिड अगर वीक है या डाइल्यूटेड है या कुछ भी है, उसका पीएच 7 से कम आना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है, कुछ ना कुछ गलती है। तो गलती क्या है, अब उस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब हम पीएच वैल्यू निकालते हैं तो हम लिखते होते हैं क्या, पीएच वैल्यू जब हम निकालते होते हैं तो हम लिखा करते हैं माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, हम जब पीएच वैल्यू निकालते हैं तो वो होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और यहां जो हमको हाइड्रोजन आयन जो लिखना होता है ना, वो पूरे सॉल्यूशन में कितना है हमको वो लिखना होता है। समझे आप? यहां जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है वो हमें वो वाला लिखना है जो पूरे सॉल्यूशन में कितना है। बात खोपड़ी में जा रही होगी मेरे ख्याल से। भाई देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे को ये क्यों गलत दिख रहा है भैया, ये इसलिए गलत दिख रहा है क्योंकि एक एसिड अगर है तो पीएच 7 से कम होना चाहिए, फिर वो बिल्कुल कितना भी कम क्यों नहीं हो, पर होना 7 से कम चाहिए। है क्या? नहीं है। मतलब 100% कंफर्म कि समथिंग इज रॉन्ग। और व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज जब हम पीएच वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो हम हाइड्रोजन आयन को कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आप कौन सा हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो, जो सॉल्यूशन में टोटल कितना है। और सॉल्यूशन से मतलब आपने ये जो HCl का सॉल्यूशन बनाया, ये किसमें बनाया? आपने इस HCl को किसमें घोला? ऑफ कोर्स आपने इस HCl को पानी में घोला, वाटर में घोला। समझे आप? सो सॉल्यूशन में जो H+ आयन आएगा, सॉल्यूशन में जो H+ आयन आएगा वो कहाँ से आएगा? सॉल्यूशन में H+ आयन आएगा, नेचुरल बात है, HCl से। और सॉल्यूशन में जो H+ आयन आएगा वो कहाँ से आएगा? वाटर से। समझे आप? देखिए, HCl सॉल्यूशन में जो H+ आयन आ रहा है वो H+ आयन कहाँ से आ रहा है? एक तो आ रहा है HCl से और दूसरा वाटर से। दोनों के कारण है, बिकॉज some hydrogen ion will be liberated by hydrochloric acid and some hydrogen ion will be liberated by water. तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर यदि हम देखें तो ये कितना होगा? HCl का कितना? 10 की पावर -8 है ना भाई। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा आयनाइज हो जाएगा, तो 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8, और वाटर से तो माशाअल्लाह हम जानते हैं कितना होता है, 10 की पावर -7। ठीक है, वाटर से 10 की पावर -7। तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? 10 की पावर -8 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो मैं पाऊंगा -8 अगर मैंने कॉमन निकाला बच्चों तो ये आएगा 1 + 10, है ना। अगर मैंने इन दोनों में से 10 की पावर -8 कॉमन निकाल दिया तो सर 10 की पावर -8, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 10। कुल मिलाकर कितना हो गया? दिस हैज गिवन अस 11 × 10 to the power सॉरी 10 की पावर -8। करेक्ट, ये आ गया। अब यहाँ पर जो पीएच आएगा वो कितना आएगा? पीएच आएगा भैया माइनस लॉगरिथम ऑफ 11 × 10 to the power -8, क्योंकि दिस इज द टोटल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हम हल करें इसको तो भी क्या होगा? सबसे पहले तो ये log 11 + log 10 to the power -8, करेक्ट, ये आ गया। अभी 11 का लॉग अगर आप निकालेंगे लॉग टेबल का यूज करके तो आप देखेंगे कि 11 का लॉग में मोटा आपको बता रहा हूं 1.02 1.01 के आसपास आएगा, और -8 तो आगे आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप कितना पाएंगे? दिस यू विल फाइंड 6.98। कितना आ रहा है? 6.98। तो क्या आया? 7 से कम आया, आना ही है, 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। एसिड अगर आपने लिया ना तो पीएच 7 से कम आएगा, फिर वो एसिड भले कितना भी वीक क्यों ना हो या फिर वो एसिड कितना भी डाइल्यूटेड क्यों ना हो, पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 7। आप देख लीजिए 6.98। सम पीपल यूज्ड टू से, जैसे मैंने 1.02 लिखा है, कुछ लोग इसको 1.01 भी लिखा करते हैं, मैंने लॉग टेबल का यूज नहीं किया अभी, तो उस बेसिस पे 6.99 आएगा, पर 7 या 7 से ज्यादा नहीं आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये भी कहते हैं कि साहब अगर पीएच ना किसी एसिड का ना 7 से ज्यादा आ जाए ना तो आप 7 लिख दिया करो। नहीं, 7 नहीं लिखना है,
7 से कम ही आएगा, इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 7। अरे भाई 7 भी है देन इट इज न्यूट्रल, बट इट कैन नॉट बी सिंस इट इज एन एसिड। ठीक है, सो इस बेसिस पर ये सॉल्यूशन का इसका ये सॉल्यूशन बना। क्या करा मैंने, मैं फिर समझा रहा हूं। एक्चुअली हमें यहां पर जब हम पीएच वैल्यू लिखते होते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है। और कौन सा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में कितना है। और सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कौन कौन लिबरेट कर रहा है, दैट इज बीइंग फर्निश्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HCl बहुत, सॉरी HCl एंड वाटर बहुत, HCl भी दे रहा है और वाटर भी दे रहा है, HCl के कारण इतना, वाटर के कारण इतना, समझे आप। उस आधार पर ये सारा कैलकुलेशन हुआ। अब यहां पर मैं आपको दो बातें बताता हूं, एक बात जो आपके दिमाग में चल रही होगी और एक बात जो मेरे दिमाग में चल रही है। हो सकता है दोनों बातें भी आपके दिमाग में चल रही हो। सबसे पहली बात तो ये है कि यहां हमने जब ये सब चीजें करी तो इसमें हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है। एक्चुअली अगर सही मायने में कहा जाए तो ये सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत है। कैसे गलत है, हम क्या बोलते हैं HCl के कारण 10 की पावर -8, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑफकोर्स 10 की पावर -8। लेकिन दूसरी बात आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 10 की पावर -7। अब होगा क्या, वाटर के कारण 10 की पावर -7 नॉर्मल वे में मिलता है। नॉर्मल वे में जो है वो 10 की पावर -7 मिलता है। अगर मैंने वाटर में कुछ और नहीं मिलाया तो 10 की पावर -7 होगा। किंतु परंतु हम जब इसमें HCl मिला देते हैं ना तो फिर हमको ये 10 की पावर -7 नहीं मिलता, ये 10 की पावर -7 से कम मिलता है। क्या कह रहा हूं मैं, आप समझ लीजिएगा। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात नहीं आए, पर मैं बताऊं आपको। यहां पर एक्चुअली यहां पर लगता है कॉमन आयन इफेक्ट का फंडा। और कॉमन आयन इफेक्ट का फंडा क्या है, देखिए आपको पता है वाटर एक वीक एसिड है या वीक बेस है, या कुल मिलाकर कहूं तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो वाटर से हमको ये दोनों कितने मिलते हैं, 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7 मिलते हैं। अब इसमें मैंने पानी मिला दिया, सॉरी HCl मिला दिया। HCl मिला दिया तो HCl मिलाया तो मैंने 10 की पावर -8 मोलर HCl मिलाया, मतलब मैंने 10 की पावर -8 इसका मिलाया। सो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसका जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, कम। तो ये 10 की पावर -7 नहीं रहेगा, ये इससे हल्का सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं उन कैलकुलेशंस को भी लेके जाऊंगा तो वो भी यूज किया जा सकता है, बट थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है, आगे चल के हम लोग संभवतया इस बारे में बात करेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या हमने क्या करा, 10 की पावर -8 लिखा, 10 की पावर -7 सुपरफिशियली तो ये ओके है, चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। ये हम जब चेंजेस देखेंगे तो हमको मालूम भी पड़ जाएगा। लेकिन एक बात कंफर्म है कि सच प्योर वाटर में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना था। अब आपने उसमें HCl मिला दिया, मतलब आपने H+ मिला दिया, 10 की पावर -8 मोलर मिला दिया, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने जब आपने क्या करा, H+ आयन मिलाया जो कि दोनों में कॉमन है। तो अगर आपको पता है कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है और उसमें यदि मैं किसी प्रोडक्ट को मिला दूं तो जो रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है। तो इस कारण से ये 10 की पावर -7 नहीं, 10 की पावर -7 से कम मिलेगा। इसे हम कॉमन आयन इफेक्ट के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो बात ये थी। और दूसरी बात यहां पर एक दिमाग में जो आती है वो ये है भैया कि सर हमें समझ में आया कि आपने हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, सर हमें समझ में आया कि आपने इसके कारण और इसके कारण लिखना है, हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया सर। लेकिन सर एक बात बताओ, अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम करी उनमें तो कहीं पर आपने वाटर को नहीं लिखा। आपने तो जो एसिड दे रखा होता था आप खटाखट लिखते और हम फटाफट सॉल्व कर देते, है ना। लेकिन अब यहां पर साहब वाटर को क्यों लिखा, अभी तक वाटर को भूल गए थे क्या, अभी तक वाटर नहीं था क्या? तो बिल्कुल वाटर था भैया, ऐसा नहीं है कि वाटर नहीं था, पर अभी तक मैं थोड़ा सा दरिया दिल था, अभी तक मैं थोड़ा सा दरिया दिल था। मैं दरिया दिल था उससे मतलब क्या है जरा हम समझते हैं। देखिए पहली बात तो ये है बच्चों, जो हम यहाँ पर अगर गौर करें तो अभी तक हमको जो एसिड के कॉन्सेंट्रेशन दे रखे थे वो कैसे दे रखे थे वो हम देखते हैं। और ये वाटर के कारण जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो 10 की पावर -7 ही है ना। अब अभी तक कॉन्सेंट्रेशन कैसे देता था मैं आपको, अभी तक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन था 10 की पावर -3, अब और ये तो 10 की पावर -7, ये तो साहब 10 की पावर -7 ही चलना है, इसमें तो कोई वांदा है ही नहीं, है ना, इसमें तो कोई वांदा है ही नहीं, करेक्ट। अभी तक तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन तो 10 की पावर -7 है, लेकिन अभी तक हमने जो सम्स करे, जो प्रॉब्लम्स करी, उनमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 है, तो -4 है, तो -5 है ना। ऐसे ही क्वेश्चन करें। अब आप जरा सोचो 10 की पावर -3 के कंपैरिजन में 10 की पावर -7 क्या, इसमें जब आप 10,000 का मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर ये आएगा। मतलब अगर ये 10,000 है तो ये 1 है,
अब 10,000 के आगे अगर मैं 1 को नेग्लेक्ट कर दूं तो कोई दिक्कत? अरे इतने तो हमारा बड़ा कलेजा होना चाहिए यार कि 10,000 में अगर 1 जोड़ दें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब इधर क्या, अगर मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करूं, इसमें मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 10 की पावर -4 मिलेगा। मतलब अगर ये 1000 है तो ये 1 है। तो 1000 के कंपैरिजन में अगर 1 को नेग्लेक्ट कर दें तब भी चलेगा, चलेगा ना भाई। 1000 के कंपैरिजन में अगर 1 को नेग्लेक्ट कर दे तो भी चलेगा। ज्यादा बढ़ियागिरी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल नहीं साहब 1 रुपया भी है तो छोड़ेंगे नहीं, चलेगा भैया चलेगा। ठीक है, देखिए ये तो वाटर के कारण तो 10 की पावर -7 ही है, और इधर कितना 10 की पावर -3। अब अगर मैं इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मतलब ये 10,000 है तो ये 1 है। 10,000 में अगर मैंने अभी तक 1 को ऐड नहीं किया था चलता है यार। ठीक है, अभी ये 1000 है तो ये 1 है। 1000 में अगर 1 को ऐड नहीं भी करता तब भी चलता है यार। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर। अब इसमें मैं जब 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, भाई मैं अगर 10 की पावर -7 में 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तब ये आएगा। मतलब अगर ये 100 है तो ये 1 है। अब जाकर थोड़ा लगता है कि नहीं यार 100 के आगे 1 को नेग्लेक्ट करना मतलब ये तो फायदे का सौदा शायद नहीं है ना, क्योंकि क्यों, अरे ये 100 है ये 1 है। अब अगर मैं 100 में 1 ऐड करूंगा तो 1% का चेंज आएगा भैया, 1% का चेंज आएगा, है ना। तो यार मायने रखता है, तो अपन थोड़ा सा कलेजा छोटा कर लेंगे अपना, कोई बात नहीं। पर यहां तक अगर अपन ने कलेजा छोटा नहीं करा तो मजा नहीं आएगा। कलेजा तुम चाहो मत छोटा करो या मत करो, एक बात कंफर्म है कि अगर तुम इसको काउंट करोगे तो कंफर्म बात है कि तुम्हारा कैलकुलेशन जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो तुम चाहो तो बोलो कि नहीं साहब हमारा कलेजा बड़ा नहीं है, मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर कैलकुलेशन में लेना फिर उसको। ठीक है, और यहाँ पर भी वही बात। अब अगर मान लीजिए 10 की पावर -6 होता, 10 की पावर -6 होता तो इसका मतलब क्या था, ये तो कितना है 10 की पावर -7, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। मतलब अगर ये 10 तो ये 1, और 10 में 1 नहीं जोड़ूं ये तो भैया मेरे को भी शोभा नहीं देता। ठीक है, ये तो मेरे को भी शोभा नहीं देता, और तुम्हें पता है जो मेरे को शोभा नहीं देता मैं वो काम ही नहीं करता। ठीक है भैया, तो क्या होगा, ये इंटू 10 करोगे तो ये आएगा। मतलब अगर इसमें हम देखें तो ये 10 है तो ये 1 है, तो 10 में 1 को ऐड ईमानदारी से करना चाहिए। और अगर मान लो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी इतना और ये भी इतना, तो आप मुझे बताओ 1 में 1 को ऐड नहीं करें, इतना बड़ा दरिया दिल तो कोई भी नहीं है ना भाई। ये भी 1 ये भी 1, तो 1 और 1 में 1 को ऐड नहीं करूंगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी जो क्वेश्चन तुम्हें दे रखा था, क्वेश्चन जो तुम्हें दे रखा था उसमें क्या दे रखा था, उसमें तुम्हें दे रखा था भैया ये 10 की पावर -8 है और ये 10 की पावर -7 है ना। इस बार तो उल्टा हो गया भैया, इस बार इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। मतलब अगर ये 1 है तो ये 10 है, और 1 के आगे मैं 10 को नेग्लेक्ट कर दूं, क्या बोलते हो, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है भैया, तो इसीलिए क्या था साहब, ये 1 था, 1 के आगे 10 को नेग्लेक्ट करने का कलेजा ना तुम में है ना मेरे में, और कायदे से होना भी नहीं चाहिए। ठीक है भैया, हम अगर बढ़िए नहीं भी बने पर ऐसे भी नहीं बने कि हम नुकसान में आ जाएं। ठीक है, तो क्या है भैया, देखिए अभी तक हमने ये क्या करा था, मैं फिर बोल रहा हूं एसिड का इतना और वाटर का इतना। अभी तक भी हमको वाटर का लिखना चाहिए था पर हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो इतना कम हुआ करता था इन कंपैरिजन ऑफ ओरिजिनल एसिड कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते थे। और ना केवल कम था, जैसा मैंने बताया अगर आप एसिड मिलाओगे तो ये वाटर के जो H+ है वो और भी कम हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन अब क्या है, अभी अगर मान लीजिए आपको जो ये दे रखा था, अब अगर ये 1 था तो ये 10 था, और 1 के आगे 10 को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता था। मैं 10,000 के आगे 1 को नेग्लेक्ट करता कोई दिक्कत नहीं थी, 1000 के आगे 1 को नेग्लेक्ट करता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। 100 के आगे 1 को नेग्लेक्ट करना भी थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो सकता है, और 10 के आगे 1 को नेग्लेक्ट करने का तो कलेजा हम में नहीं है। 1 के आगे 1 को नेग्लेक्ट करना भी हमको शोभा नहीं देगा भैया, और 1 के आगे 10 को नेग्लेक्ट करने वाले को तो मूर्ख ही कहा जाएगा। ठीक है, और अगर वो मूर्खता का उपयोग करेंगे तो pH 8 आएगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आया था आपने देखा। ठीक है भैया, तो इसीलिए हमको ये करना चाहिए। और इससे पहले वाले केसेस में हमने क्यों नेग्लेक्ट नहीं किया, मैंने ये भी माशाअल्लाह आपको अच्छी तरह से समझा दिया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और एक काम करें, अब इसी फंडे पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, सपोज कीजिए 10 की पावर -7 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4। 10 की पावर -7 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4, इस सॉल्यूशन का
आपको पीएच बताना है। क्या बताना है सॉल्यूशन का? आपको पीएच। 10 to the power minus 7 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पीएच। अब क्या होगा, अभी जरा हम देखें कैसे होगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार। ओके भाई, अगर मैं हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो H3PO4 वी नो दैट इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड, ये त्रिभाष भी कम है, तो एक से आपको 3 मिलेंगे, तो इतने से आपको 3 × 10 to the power -7 मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपको। अब आपको मिल गया, इस तरीके से आप पीएच निकाल लेंगे, तो फिर वही बात होगी किसी पिट्टी से बेटा कि वो करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो H+ आयन चाहिए वो सॉल्यूशन का चाहिए, और H+ आयन सॉल्यूशन का मतलब क्या? एक तो एसिड का प्लस वाटर का। एक तो आपको एसिड का चाहिए और एक वाटर का चाहिए। अच्छा, एसिड का कितना? 3 × 10 to the power -7 प्लस 1 × 10 to the power -7। अब मुझे लिखना चाहिए, बोलिए क्यों? क्योंकि ये 3 है तो ये 1 है। अब आप बताइए 3 के आगे 1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो वो गलत रहेगा बिल्कुल, है ना? इसीलिए मैंने लिखा। भाई अगर मान लो ये ही कॉन्सेंट्रेशन मुझे एसिड का जो दे रखा है, ये 10 की पावर -7 की जगह 10 की पावर -3 होता, -4 होता, -5 होता, तब तो कोई वांधा नहीं था, करेक्ट। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो ये 10 की पावर -7 है, और 10 की पावर -7 होने के कारण 10 की पावर -7 होने के कारण हम बोल सकते हैं कि इन कंपैरिजन ऑफ दिस एसिड हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज नॉट नेग्लिजिबली small, so we have to take that particular amount also into our calculation. So this has given us the concentration of hydrogen ion. अभी आपके पास में हाइड्रोजन आयन का concentration आ गया। अब आप एक काम करें, हाइड्रोजन आयन का concentration आने के बाद अभी आप pH निकालिए। pH निकालेंगे जब आप इससे, तो कितना आएगा? -log 4 × 10 to the power -7। ठीक है, अभी क्या होगा, ये आपके पास में log 4 को यू कैन राइट 2 स्क्वायर एंड दिस यू कैन राइट 10 to the power -7। ये 2 जो है ये आगे आ जाना है ना, 0.301, और ये पावर -7 आगे आ जानी है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हम पाएंगे 6.398। सो दिस इज द पीएच वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, सो अगर एसिड बहुत ही डाइल्यूटेड अमाउंट में दे रखा हो बच्चों, तो हमें ध्यान रखना है, अगर एसिड बहुत डाइल्यूटेड अमाउंट में है तो हमें वाटर के कारण जो हाइड्रोजन आयन आ रहा है उसको भी लिखना है, केवल और केवल एसिड वाला नहीं। अगर एसिड का सॉल्यूशन काफी कॉन्सेंट्रेटेड है 10 की पावर -3, -4, -5 वगैरह का, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बहुत डाइल्यूटेड है तो आपको वाटर के कारण जो हाइड्रोजन आयन आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर हुआ, उसको भी लेंगे, तभी आपका प्रॉपर कैलकुलेशन आएगा, अदरवाइज नेचुरली आपका आंसर सही नहीं आएगा। इसी से बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, सपोज कीजिए कि 0.5 मोलर HCl, ओके, 0.5 मोलर HCl और 0.3 मोलर NaOH, 0.5 मोलर HCl और 0.3 मोलर NaOH। हमने क्या करा, इनके इक्वल वॉल्यूम्स को आपस में मिलाया, इनके इक्वल वॉल्यूम्स को हमने आपस में मिलाया। हमसे पूछा है सॉल्यूशन का पीएच मान। ओके, हमें दे रखा है 0.5 मोलर HCl और 0.3 मोलर NaOH, और हमें पूछा है इनके इक्वल वॉल्यूम्स को मिलाया, तो हमसे पूछा सॉल्यूशन का पीएच। तो एक बार तो आप एक काम करें, वीडियो को पॉज कर दें और खुद से ट्राई करें, ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, करेक्ट। चलिए हम देखें क्या करेंगे। इस केस में हम जानते हैं जब दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन की मोलरिटी होती है M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2। हम ऐसे क्वेश्चंस पहले भी देख चुके हैं, है ना। अब पहले वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी, 0.5, और रही बात वॉल्यूम की, तो दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिलाया। दोनों के इक्वल वॉल्यूम मतलब अगर पहले का वॉल्यूम V मिलाया तो दूसरे का भी वॉल्यूम V मिल गया। अरे भाई अगर पहले का वॉल्यूम V है तो दूसरे का वॉल्यूम भी कितना, V। तो क्या होगा इसमें, M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2, करेक्ट। M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2। अब इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप पाएंगे 0.4 मोलर, है ना,
सॉल्यूशन की जो मोलरिटी आएगी फाइनली वो कितनी आ जाएगी 0.4 मोलर। ठीक, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 सॉल्व करके ही आएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए मैं आगे प्रोसीड करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो गलत है। हो सकता है आप में से कुछ लोग आइडेंटिफाई भी कर गए हो कि ये गलत है। क्यों गलत है, इसमें कोई दो मत नहीं है व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड तो फाइनल मोलरिटी ये होती है। पर एक बात ध्यान दीजिए, हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करे हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एसिड है और एक बेस है। अगर मैं दोनों एसिड मिलाता या दोनों बेस मिलाता तब मैं प्लस करूंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दोनों एसिड मिला रहा हूं या दोनों बेस मिला रहा हूं तब मैं प्लस करूंगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एक एसिड है और एक बेस है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल जो मोलरिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी M1V1 करेक्ट, प्लस, अब प्लस नहीं आएगा, अब क्या आएगा M2V2, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन कितना V1 प्लस V2। अपॉन में तो जो है भैया जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या करते होते हैं, एक्चुअली डिनोमिनेटर में हम टोटल वॉल्यूम लिखते हैं। टोटल वॉल्यूम लिखते हैं तो डिनोमिनेटर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V प्लस V होगा, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए एक एसिड है एक बेस है। मैं फिर कह रहा हूं, जिन दो को आपने मिलाया था, इफ बोथ ऑफ देम आर एसिड तो ऐड कर दीजिए, इफ बोथ ऑफ देम आर बेस तो ऐड कर दीजिए। लेकिन यहाँ तो क्या है, एक एसिड है और एक बेस है, तो हम माइनस करेंगे। और माइनस भी कैसे करेंगे, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसमें से कम को। तो अब क्या हुआ, और जहां तक डिनोमिनेटर का सवाल है तो वहां पर टोटल वॉल्यूम लिखा जाता है, इसलिए वो उतना का उतना ही होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वी कैंसिल होके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फाइनल जो मोलरिटी आएगी वो कितनी आएगी 0.1 मोलर। ओके, फाइनल जो सॉल्यूशन की मोलरिटी आई वो 0.1 मोलर आई। और इस तरीके से जो पीएच आएगा वो कितना आएगा, पीएच आ जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 0.1, है ना भाई। फाइनल जो मोलरिटी आई, फाइनल जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आया वो कितना आया 10 टू दी, भाई कितना आया वो 0.1, मतलब कुछ इतना, करेक्ट। और इससे आप 1/10 लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। इसे आपने 1/10 लिख दिया। अभी क्या होगा, अभी यदि आप देखें यहाँ पर तो माइनस log 1 माइनस log 10, ठीक है भाई। log 1/10 कैन बी रिटन एज log 1 माइनस log 10। और जहां तक log 1 का सवाल है तो वो 0, log 10 का सवाल है तो वो है 1। सॉल्व करेंगे, पीएच वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 1। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक एसिड को और एक बेस को मिलाया और फाइनली जो मोलरिटी देखी वो कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो माइनस रखना है अगर एक एसिड और एक बेस हो तो। ठीक है, अगर दोनों एसिड होते तब भी मैं कर लेता, दोनों बेस होते तब भी कर लेता। अब आप एक काम करें, यही का यही इसी तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए हम, अगर हमें दे रखा है, फर्ज कीजिए 0.5 मोलर मैंने लिया HCl। ओके, 0.5 मोलर मैंने लिया HCl और मैंने 0.35 मोलर लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैं एक क्वेश्चन सपोज कर रहा हूं कि मैंने 0.5 मोलर HCl लिया और 0.35 मोलर मैंने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मैंने मिलाया और कैसे मिलाया, वही इक्वल वॉल्यूम। आपको क्या करना है, पीएच वैल्यू निकालनी है। तो अब एक काम करें, आप वापस से वही काम करें। क्या करेंगे, पहले आप इसको जो है पॉज कर दें वीडियो को और उसके बाद से ट्राई करें। ठीक है, और मैं तब तक ट्राई करता हूं, आप भी उधर ट्राई कीजिए, इधर मैं ट्राई करता हूं, देखते हैं कौन पहले करता है। ठीक है भाई, देखिए मोलरिटी जो है वो आ रही है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब जरा यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों के आपने इक्वल वॉल्यूम मिलाए। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि यहाँ पर ये मोनो एसिडिक था, मोनो बेसिक था सॉरी, तो यहाँ तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 आएगा, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है ना, 0.5 मोलर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो कितना होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन वो आएगा 0.7 मोलर। का है ट्वाइस करेंगे ना इसका, क्योंकि इट इज अ डाई एसिडिक बेस। वो क्या है, डाई एसिडिक बेस होने के कारण आप उसको ट्वाइस करेंगे, 2 × 0.35, 2 × 0.35 विल गिव अस 0.7 मोलर। सो ये आपके पास में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और ये हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अभी क्या करेंगे, फाइनल मोलरिटी लिखेंगे, तो वो क्या लिखेंगे, चूंकि एक एसिड है और एक बेस है तो माइनस करेंगे। बताया था मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले, अगर एक एसिड है और एक बेस है तो हम माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर में तो प्लस करेंगे। अच्छा, जब माइनस भी करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, दोनों में से जो बड़ा होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको पहले करते हैं, उसको प्लस रखते हैं। तो पिछली बार क्या था, पिछले क्वेश्चन में एसिड ज्यादा था इसलिए एसिड में से बेस को माइनस किया था, और इस बार बेस ज्यादा है।
पिछली बार एसिड ज्यादा था इसलिए एसिड माइनस बेस, इस बार बेस ज्यादा है इसलिए बेस माइनस एसिड, तो 0.7v माइनस 0.5v, करेक्ट, 0.7v माइनस 0.5v, v दोनों के लिए सेम है, वो तो हमको गिवन ही है। तो ये v प्लस v जो आएगा ये कितना, ये आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आप कितना पाएंगे 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। अच्छा अब 0.1 मोलर आ गया, करेक्ट। यहां तक तो बात वैसी की वैसी ही थी जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बाई चांस वही वैल्यू आई थी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर क्या है, ध्यान दीजिए। पिछली बार चूंकि एसिड वाज इन एक्सेस, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द एसिड वाज इन एक्सेस, पिछले क्वेश्चन में एसिड एक्सेस में था, इसलिए जो फाइनल जो मोलरिटी आई थी दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू एसिड। ये देखिए एसिड लिखा हुआ है ना भाई, पिछली बार चूंकि एसिड ज्यादा था इसलिए जो मेजोरिटी थी वो एसिड के रिस्पेक्ट में थी, है ना। लेकिन इस बार कौन ज्यादा है, इस बार आप देखिए एसिड कम है और बेस ज्यादा है। सो इस बार जो मोलरिटी आएगी दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू बेस, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू बेस। तो ये क्या होगा OH माइनस। जस्ट वही बात को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम लिखा। ये प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, लेकिन अंतर छोटा सा ये है कि बच्चों पिछली बार एसिड वाज इन एक्सेस, सो हमने H+ आयन लिखा था फाइनली, लेकिन इस बार बेस एक्सेस में इसलिए OH माइनस। तो अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर जो देखेंगे, अब चूंकि OH माइनस आया तो इसीलिए इससे आप POH निकालेंगे। OH माइनस आया है इसलिए आप क्या निकालेंगे POH, और POH फिर वही घिसा पिटा सा काम करूंगा पिछली बार जैसे ही भैया, माइनस लॉगरिथम ऑफ 0.1 और इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं विच वाज नेचुरली इक्वल्स टू 1। सो दिस हैज गिवन अस POH, पर मुझे क्या चाहिए PH। तो अब क्या होगा PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे PH की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि एसिड एक्सेस में है कि बेस एक्सेस में है, उस अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, कॉपी कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं इसी से संबंधित। सपोज कीजिए मेरे पास में एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 4, एक पीएच है मेरे पास में कितना 4। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना है 4 है, और दूसरा एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच आपको दे रखा है सपोज कीजिए 10। ओके, एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 4 और दूसरा सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना है 10। आपने दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स को आपस में मिलाया, यू हैव मिक्स्ड इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ बोथ, आपने दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिलाया। ठीक है, यू हैव मिक्स्ड इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ बोथ। आपको फिर वही घिसा पिटा सा काम करना है कि आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन का पीएच। ठीक है, फाइनल जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था उसका आपको क्या बताना है पीएच। तो फिर वही काम बोलूंगा कि पहले एक बार पॉज करके एक बार ट्राई करो, ओके, और फिर हम उसके बाद में करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने ईमानदारी से पॉज किया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए इक्वल वॉल्यूम्स को मैंने मिलाया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीएच कितना है 4 है। तो पहले वाले सॉल्यूशन में यदि मैं हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो आप जानते हैं, देखिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इट इज गिवन बाय 10 टू द पावर माइनस पीएच। सो पहले वाले सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो पहले वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 की पावर माइनस 4। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया 10 की पावर माइनस 4, करेक्ट। और रही बात दूसरे वाले सॉल्यूशन की, तो दूसरे वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 10। पहले वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, दूसरे वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है। अब मैंने क्या करा, दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिलाया, तो मैं वो वाला वापस से फार्मूला लगाऊंगा, m इक्वल्स टू ये m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मैं इतना लंबा थोड़ा सा फार्मूला लगाऊं, रादर मैं एक काम करूं, मैं एक थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा दूं, थोड़ा सा मैं फंडा लगा दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इससे काम नहीं हो सकता। अब इस पर बेस तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर ही लिए माशाल्लाह, दो तो इससे तो तुम कर ही लोगे। लेकिन जो तीसरा तरीका है, जो दूसरा तरीका इंस्टीड, वो क्या है, बड़ा सिंपल सा है। देखो जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, और आप जानते हो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है 10 टू द पावर माइनस 14, करेक्ट। अब दूसरे वाले सॉल्यूशन को देखिए, तो दूसरे वाले सॉल्यूशन को अगर मैं देखूं तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, और रही बात हाइड्रोक्साइड आयन की, तो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं सॉल्व करके निकालूं तो मैं पाता हूं कि हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना 10 की पावर माइनस 4।
सो अब कुल मिलाकर क्वेश्चन किस तरह का बन गया, क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का फ्रेम हो गया कि आपने जो दो सॉल्यूशन मिलाए, व्हाट टू सॉल्यूशंस यू हैव मिक्स्ड, उसमें पहले वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है 10 की पावर -4 मोलर, दूसरे वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है 10 की पावर -4 मोलर। करेक्ट, दोनों में concentration 10 की पावर -4 आ रहे। What is the concentration of hydrogen ion in first solution? It is the concentration of hydroxide ion in second solution. भाई पहले वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का जितना कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरे वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का उतना ही कॉन्सेंट्रेशन है। सो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दोनों एक दूसरे को उदासीनीकृत कर देंगे, और जब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है बच्चों, 7। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल किस्म का क्वेश्चन मैं कहूंगा। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप फाइनल मोलरिटी निकालिए इस तरीके से, भाई पहले वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना, दूसरा में इतना, फिर आप इससे मोलरिटी निकालिए, उसके बाद में आप सॉल्व कीजिए, देन इवन वी पीपल कैन गो अहेड, हम कर सकते हैं, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। बट अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक अपनाऊं तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 10 की पावर -14 है ना। अब सेकंड वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना था, उससे हाइड्रोक्साइड आयन निकाला। अब हमने देखा बाय चांस कि पहले वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का जितना कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरे वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है, तो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, और न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीनीकृत कर देंगे, तो देन यू विल गेट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनने के कारण जो पीएच होगा वो कितना आएगा, 7। अब जैसे हम लोगों ने आयनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में बात करी, इसी से कुछ रिलेटेड हम लोग यहाँ पर किसी वीक एसिड के बारे में बात करते हैं। वीक एसिड का डिसोसिएशन के बारे में तुम लोग पहले भी बाकायदा बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको हम कुछ और रूप में अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास में कोई वीक एसिड है HA, ओके, कोई वीक एसिड है, ये कौन सा एसिड है, कोई वीक एसिड है हमारे पास में HA। अभी हमने क्या करा, इसको हमने पानी में घोला, जब मैंने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो मुझे क्या मिलता है, नेचुरली इट विल फर्निश हाइड्रोजन आयन, ये मुझे हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में क्या देगा, A- आयन। करेक्ट। अरे भाई मैंने किसी वीक एसिड को वाटर में डिजोल्व किया तो मुझे हाइड्रोजन आयन और A- आयन मिलेगा। अब इससे यदि मैं इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, आपको ध्यान हो इसे हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, दैट आई कैन एक्सप्रेस इन दिस वे, है ना। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, Ka से। करेक्ट। अब आप एक काम करिए, देखिए ये HA है, इसने H+ रिलीज कर दिया तो A- बना, तो ये जो A- होगा आप जानते हैं A- जो होगा वो HA का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ब्रॉन्स्टन-डॉरी की थ्योरी से हम जानते हैं कि ये जो A- होता है, दिस इज टर्म्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस। करेक्ट, भाई ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस बन गया, है ना। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, और एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो चलिए अभी तो ये मैंने इसका लिखा, अब ये मैंने A- जो था, अब मैं इस A- को क्या करता हूँ, इस A- को मैं वाटर में यदि डिजोल्व करूँ, इसको मैं यदि वाटर में डिजोल्व करूँ तो मुझे क्या देगा, ये मुझे ये देगा HA+ क्या OH- आयन देगा। यदि भैया मैंने इसको क्या करा, इसको यदि मैंने पानी में घोला A- को, तो ये क्या देगा, एक तो HA और साथ में क्या OH- आयन। इस तरीके से हमारे पास में ये एक्सप्रेशन बनकर आ गया। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में बनकर आया, ये जो आया, दिस इज आयनाइजेशन ऑफ A-, इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये A- यानी उसके कॉन्जुगेट बेस का आयनाइजेशन हो गया। सो वो क्या होगा, सपोज कीजिए उसे मैं Kb लिखता हूं, क्योंकि वो बेस है ना A-, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि इसके कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो क्या होगा, HA इंटू OH- आयन अपॉन कितना, अपॉन A-। भाई कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो न्यूमरेटर में आप लिखते हैं प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट को। अभी डिनोमिनेटर में A- को लिखा, अब किसी किसी के जहन में आएगा सर आपने वाटर क्यों नहीं लिखा, तो वाटर इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि उसके पीछे एक कारण है कि वाटर जो है वो यहाँ पर सॉल्वेंट है, और जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, और एक नियम है हमारे पास में कि अगर कोई कंपाउंड बहुत ज्यादा है तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता। ठीक
ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मुझे लिखना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में आपको ये दोनों दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, और जो बहुत ज्यादा होता है उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखते समय नहीं लिखते। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया Kb। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, Ka क्या है, इस वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, और Kb क्या है, इस वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आपके पास में जो बनकर आई, मैं एक काम करूं, यदि इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई दिस टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों का लेफ्ट हैंड क्या होगा, दोनों का लेफ्ट हैंड होगा भैया Ka इंटू Kb, करेक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो Ka इंटू Kb। और जहां तक राइट हैंड का सवाल है तो जरा गौर कीजिए, वो क्या है, पहला वाला क्या है, H प्लस A माइनस अपॉन HA है भैया, और जहां तक राइट हैंड का इसका सवाल है तो वो आप क्या पाते हैं, वो आप पाते हैं HA OH माइनस अपॉन A माइनस। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, HA से HA कैंसिल हो रहा है, और A माइनस से A माइनस कैंसिल हो रहा है। तो क्या आया, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू कितना, ये देखिए, तो ये क्या है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, है ना, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन, इन दोनों आयन्स के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोला करते हो KW, जानते हैं आप, उसे आप क्या बोलते हैं, KW। सो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, Ka इंटू Kb इक्वल टू कितना, KW। समझे आप, यहाँ पर Ka क्या है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड। यहां पर Ka क्या है, एक वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट Kb, Kb इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ conjugate base dissociation constant of conjugate base of that weak acid। वो जो वीक एसिड था उसके कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, सो इस बेसिस पर आपने क्या पाया, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू कितना, KW। इंस्टीड में एक काम कर सकता हूं, मैंने शुरुआत यहां पर एसिड से करी थी, मैं एक एसिड को ना लेते हुए शुरुआत किससे कर सकता था बच्चों, शुरुआत एक वीक बेस से भी कर सकता था। आई कुड स्टार्ट बाय टेकिंग अ वीक बेस, मैं एक दुर्बल क्षार ले लेता और उसमें करता, तब भी यही की यही बात आती, समझे आप, ऐसा कुछ। ठीक है, और फिर बेस से शुरुआत करता तो बेस के केस में यहाँ पे क्या बनता, कॉन्जुगेट एसिड, और सॉल्व करता तो डिट्टो यही कहानी आती। उस समय मैं बोलता कि जो Kb है वो वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और जो Ka है उसके कॉन्जुगेट एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ओके, so whether you start by taking a weak acid or you start by taking a weak base, आपको हमेशा Ka इंटू Kb बराबर Kw मिलेगा। अगर आप शुरुआत में एसिड लेते हैं तो बाद में कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, अगर आपने शुरुआत में एसिड लिया तो बाद में क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस, और अगर आपने शुरुआत में बेस लिया तो बाद में क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड। सो इन बोथ द वेज यू कैन प्रोसीड। ओके, सो हम देखते हैं Ka इंटू Kb बराबर कितना आएगा, Kw, पहली बात। और यहां से मैं लगे हाथों आपको एक और बात बता देता हूं, यदि मैं दोनों साइड, यदि मैं क्या करता हूं, दोनों साइड इसका लॉगरिथम लेता हूं, जो मेरे पास में जो एक्सप्रेशन बनकर आया, अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो लॉग Ka इंटू Kb बराबर क्या आएगा, लॉग Kw। भाई लॉग Ka इंटू लॉग इंटू Kb इक्वल टू कितना आएगा, Kw। और आप जानते हो लॉग M इंटू N क्या होता है, लॉग M प्लस लॉग N, है ना, और ये क्या हो गया, लॉग Kw। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस लॉग K माइनस लॉग Kb माइनस लॉग Kw, करेक्ट। अच्छा, माइनस लॉग K क्या,
पी के, है ना, माइनस लॉग के बी क्या, पी के बी, और माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होगा, पी के डब्ल्यू। सो इस तरीके से पी के ए प्लस पी के बी बराबर कितना, पी के डब्ल्यू, और पी के डब्ल्यू की वैल्यू आप चाहते हैं रूम टेम्परेचर पर कितनी होती है, 14, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो कोई भी वीक एसिड और वीक बेस के लिए, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट एसिड, या फिर वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट, सॉरी वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस, या फिर वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड के लिए आप ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों तरह के एक्सप्रेशन लगा सकते हैं।